अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये लेक्चर हमारा सेकेंड ईयर फिजिक्स 2025 में जो आपका पेपर होने जा रहा है, फेडरल बोर्ड और मीरपुर बोर्ड दोनों के लिए वैलिड है। और आपके पास जो मीरपुर बोर्ड ने, फेडरल बोर्ड ने जो आपको मॉडल पेपर दिया हुआ है, तो हम ये पहले कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उस मॉडल पेपर को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा उसका ट्रिकी है, टफ है, वो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा के उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको स्कीम बताते हैं कि क्या पॉसिबल स्कीम है, किस तरह आपका पेपर आ सकता है। तो लिहाजा आप वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो के एंड में इंशाल्लाह आपको ये बात बताई जाएगी कि कौन से पेपर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपको लॉन्ग आ सकते हैं और कौन कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चे, जब तक समझेंगे नहीं ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं होगा। और फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आपके पास एक ऐसी ट्रिकी चीज है जो जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, ये मेरी बात याद रखिएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव दिखता है, टू चार्जेस Q1 and Q2 आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ d एंड फोर्स बिटवीन देम इज F। ठीक है जी, आपके पास दो चार्जेस हैं, वही वाली बात आपको पता है, कूलम लॉ का हम फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। और K आपको पता है हमारे पास क्या वैल्यू होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। समझ आ गई बात की? ये आपके पास किसकी, जो आपके पास वैक्यूम में मौजूद है। इफ द मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज 4, आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी ई आर की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, 4। और फिर लिखता है इज इंट्रोड्यूस बिटवीन देम देन द न्यू फोर्स विल बी। तो ये आपके पास आ गई फोर्स ऑफ वैक्यूम। ठीक हो गया। फिर हम निकालने जा रहे हैं फोर्स ऑफ मीडियम। मीडियम की फोर्स निकलेगी, कैसे निकलेगी बच्चे गौर कीजिएगा। एफ प्राइम को मैं नाम देता हूं एफ प्राइम विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन, मुझे पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम पढ़ के आए थे, मीडियम के लिए हमने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। क्या पढ़ा था फार्मूला, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन की जगह हम डाल सकते हैं प्राइम 1/4, एप्सिलॉन की जगह क्या पुट कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। गौर कीजिएगा बच्चे, बड़ा ट्रिकी ऑब्जेक्टिव है। अच्छा ऐसा है, आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मतलब फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम। तो फोर्स इन मीडियम को फोर्स इन वैक्यूम पे डिवाइड कर दें, एफ प्राइम ओवर एफ विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। R स्क्वायर Q1 Q से कट गया, R2 R से कट गया। ठीक है, आपने गौर करना बच्चे, ये 4 इस 4 से कट जाता है, पाई पाई से कट जाता है, एप्सिलॉन नॉट से कटिंग होगी। अब आपके पास जो वैल्यू बचती है, अब आपके पास एफ प्राइम ओवर एफ की जो वैल्यू बचती है वैक्यूम ऑफ मीडियम ओवर वैक्यूम विच इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर। क्या वैल्यू बचती है, 1 ओवर एप्सिलॉन आर। 4 जहां डिवाइड है हमने जाके मल्टीप्लाई, तो एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ ओवर एप्सिलॉन आर। तो एफ प्राइम एफ की आपके पास क्या वैल्यू है, एफ प्राइम विच इज इक्वल टू एफ एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपके पास उसने गिवन थी, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 4 है। तो एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ ओवर 4। तो पहले एमसीक्यूज का आपका जो आंसर है वो आपके पास एफ ओवर 4 आ जाएगा। ये तरीका यही है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे बच्चे तो ये आपसे होगा नहीं, मेरी बात याद रखिएगा। कोशिश करनी है इन एमसीक्यूज को सॉल्व करें, समझें, सीखें। ये आपके पास पहला एमसीक्यूज था। ठीक है, इसके बाद सारे एमसीक्यूज इस तरह की ट्रिकी या लेंथी नहीं होंगे, लेकिन ये है कि चीजें आपके पास डिफिकल्ट होनी है, लिहाजा फिजिक्स का पेपर है, इस पर स्ट्रगल करें। कहते हैं 3 कैपेसिटर्स ऑफ 4 म्यू फैरेड, ठीक है जी, ईच आर कनेक्टेड इन सच वे दैट द नेट कैपेसिटेंस ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इज 6 म्यू एफ। इट इज पॉसिबल इफ, कहते हैं कैसे क्या मुमकिन है कि ऑल जो तीनों लगे हों सीरीज में, तीनों कैपेसिटर लगे हों पैरेलल में, दो सीरीज में हो, एक पैरेलल में हो, या दो पैरेलल में हो, एक सीरीज में हो। जरा मेरी बात पे जरा गौर करना है। आपके पास 3 कैपेसिटर्स ऑफ 4 म्यू फैरेड, तीनों की आपके पास कैपेसिटेंस कितनी है, 4 म्यू फैरेड। तो मेरे पास फार्मूला अगर मैं इसको सीरीज में लिखूं, 1/c हम पढ़ के आए थे, 1/c1 प्लस 1/c2। मैं आपको यहां से पढ़ा के आ चुका हूं फॉर सीरीज के लिए, सी इक्विवेलेंट फॉर सीरीज आप लिख लेते हैं। तो 1/c सीरीज लिख लें, इक्विवेलेंट की जगह सीरीज लिख लें, विच इज इक्वल टू 1/c1, सी की जगह 4, C2 की जगह आपने क्या पुट कर देना है 4।
4 आपके पास एलसीएम आ गया, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2/4, कटिंग कर दिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। दैट मींस कि 1 सीरीज विच इज इक्वल टू 1/2, टू क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो सी सीरीज आपके पास कितना आ जाएगा। इसका क्या मतलब है बच्चे, इसका मतलब है कि आपके पास सीरीज में टोटल जो आपके पास नेट नेट आ गई ना कैपेसिटेंस कितनी आई है, वो 6 म्यू फेरेड है। नेट कैपेसिटेंस आपके पास 6 म्यू फेरेड है। कहता है कि कितने कैपेसिटर लगाओगे कि आपको पता चलेगा कि कितने कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए कितने पैरेलल में लगे हुए। तो मैंने ऐसा करना है, देखें अगर मैं यहाँ पे 3 कैपेसिटर ऐड करता मेरे पास एलसीएम तो आ जाता 4, 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3/4। तो अब यहाँ पे इसके पास आपने जो इसका नेट कैपेसिटेंस का आंसर लाना है ना, वो 6 लाना है। तो देखिए मेरे पास अगर 2 कैपेसिटर होंगे सीरीज में, कितने लगे हुए 2, 2 + 2 2 + 2 आपके पास कितने आ जाएंगे 4। तो 2 कैपेसिटर यहां से हमें पता चल रहा है, 2 कैपेसिटर आपके पास 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। 2 कैपेसिटर हमारे पास किस में लगे हुए सीरीज में, और एक कैपेसिटर मेरे पास किस में लगा हुआ है पैरेलल में। तो दोनों की अब कैपेसिटेंस हर एक की कितनी होगी 2 + 2 + 2 विच इज इक्वल टू 6। दैट्स व्हाई इसका नेट का आंसर आपके पास कितना आएगा 6। तो इसका आंसर आपके पास क्या है 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। इस ऑप्शन नंबर सी को आपने करेक्ट कर देना है। इसके बाद आपके पास एमसीक्यू नंबर 3 है, वो लिखता है शेप ऑफ IV ग्राफ ऑफ रजिस्टर इन न्यूमेरिकल इक्वल टू। जो आपके पास ग्राफ बनता है, आपने ग्राफ बनाया तो IV ग्राफ आपके पास जो बनता है ओह्म्स लॉ में, इस न्यूमेरिकल इक्वल टू इक्वल किसके इक्वल होता है कंडक्टिविटी के तो हमने पढ़ा था वो इक्वल होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर। इसको बड़ी डीप बात पढ़ा के आ चुके हैं लेक्चर हमारे लगे हुए हैं, तो इसको इतना डीप नहीं लेके जाएंगे। रजिस्टर ऑफ रजिस्टर के इक्वल होता है। ये तीसरे एमसीक्यू आंसर है। अब चौथे का क्या आंसर होगा बच्चे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के लिए यहाँ पे कौन कौन सी आपके पास वो ठीक है। एक ऑप्शन है कि ओपन सर्किट में क्या हो टर्मिनल वोल्टेज 0 हो। एक ऑप्शन आपके पास टर्मिनल वोल्टेज मतलब ईएमएफ ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज हो। एक ऑप्शन आपके पास टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ई हो, ईएमएफ के इक्वल हो। और चौथा आपके पास ऑप्शन है टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। आपने टर्मिनल वोल्टेज के लिए फार्मूला पढ़ा VT इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। हम पढ़ के आए थे जब हमने मैक्सिमम आउटपुट पावर निकाला दूसरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2। तो हमने ये चीज देखी कि उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ओपन सर्किट। आपको पता है जब सर्किट ओपन होता है ना, दैट मींस कि करंट वहां पे क्या हो जाता है, करंट की वैल्यू कितनी होती है 0, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता। दैट मींस कि सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज आपकी किसके इक्वल आ जाएगी टोटल ईएमएफ के। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक होगा, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू आपके पास 0 हो जाती है। ये आपके पास चौथे एमसीक्यू का आंसर था। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है, वो कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा जी, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एरिया, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइज पैरेलल टू द प्लेन एरिया, एरिया इज हेल्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। और चौथा ऑप्शन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया ऑफ अ सरफेस। सुनिएगा, आप फार्मूला पढ़ के मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos ऑफ थीटा। जब आपके पास ये आप याद रखिएगा, जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किसके पैरेलल परपेंडिकुलर होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया। जब आपके पास वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होगी, वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होगी, तो आपके पास थीटा किसके इक्वल बनेगा, थीटा बन जाएगा। क्योंकि जब परपेंडिकुलर होगी वेक्टर एरिया के तो आप आमने सामने हो जाएंगी, आपके पास आमने सामने होंगी तो थीटा इक्वल हो जाएगा 0 के। तो BA cos ऑफ 0, cos 0 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, cos 0 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स फिर उस वक्त जाके मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया ऑफ द सरफेस। छठवां आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है वो लिखता है अ प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड करंट कैरिंग करंट, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ प्रोटॉन विल बी। मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, रेडियली और इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड 0 या पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। देखें हमने फार्मूला पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा। और उसने क्या बोला, अ प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड करंट कैरिंग करंट, द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ प्रोटॉन विल बी।
उसके गिर्द जा रहा है, उसके पास मूव कर रहा है, दैट मीन कि थीटा आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, और साइन 0 0 हो जाता है, तो फोर्स जब ये 0 पुट करेगा ये सारा 0 हो जाएगा, इसका मतलब है फोर्स आपके पास 0 हो जाएगी। इसका जो आपके पास ऑप्शन है वो फोर्स इज इक्वल टू 0 आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आपके पास 7वां ऑब्जेक्टिव है, वो लिखता है अ स्टेडी करंट इज पासिंग थ्रू द कॉइल। एक स्टेडी करंट है जो चेंज नहीं हो रहा, एक ही उसमें फ्लो कर रहा है, स्टेडी करंट कॉइल से पास कर रहा है, ठीक है। और वो कहता है अ स्टेडी करंट इज पासिंग थ्रू द कॉइल, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ विल बी। अब सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का आपके पास मैग्नीट्यूड क्या आएगा, हमने फार्मूला पढ़ा सेल्फ इंडक्शन में, EMF इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। गौर करेंगे, कहता है स्टेडी करंट इज 0, स्टेडी करंट जब 0 हो जाएगा, स्टेडी करंट चेंज ही नहीं हो रहा, I 0 हो रहा है, जब I इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये सारा फैक्टर आपके पास 0 हो जाएगा, दैट मीन्स के EMF की वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी 0। ठीक हो गया, इसका ऑप्शन आपके पास 0 है। 8वां आपके पास ऑब्जेक्टिव वो लिखता है एट हाई फ्रीक्वेंसी इन अ कैपेसिटिव सर्किट द करंट विल बी। करंट क्या होगा आपके पास, हम फार्मूला पढ़ा क्या है, Z इज इक्वल टू 1/2 पाई FC, इंपेडेंस का फार्मूला हम पढ़ के आए थे। यहां पे एक चीज नजर आ रही है, इंपेडेंस आपके पास कम होगी तो फ्रीक्वेंसी आपके पास बढ़ेगी, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम एक और फार्मूला भी पढ़ा क्या है, I इज इक्वल टू V/Z। इस फार्मूले से मुझे ये बात पता चल रही है कि इंपेडेंस कम होगी तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो लिखता है एट हाई फ्रीक्वेंसी ना कैपेसिटिव सर्किट द करंट विल बी। देखें, कैपेसिटिव सर्किट इंपेडेंस कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपस में एक दूसरे के दो जिस टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो इंपेडेंस कम होने से करंट भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू लार्ज हो जाएगी। एट हाई फ्रीक्वेंसी इन अ कैपेसिटिव सर्किट द करंट विल बी लार्ज। इसके बाद ऑप्शन नंबर 9, MCQ नंबर 9, वो लिखता है द पीक वैल्यू ऑफ AC source is 20 ampere, it RMS root mean square value will be। अच्छा जी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विच इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2। पीक वैल्यू आपके पास 20 है, 20 ओवर अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 आपके पास 1.41 आता है, तो डिवाइड कराएंगे 14.1 आपका आंसर आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का 14.1 ऑप्शन गिवन है आपको। 10वां आपके पास MCQ है, वो लिखता है द मटेरियल इन विच डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड इज फ्रोजन। देखें, पानी आप जिस स्ट्रक्चर में भी डालें जब वो जम जाता है, फ्रोज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, अमॉर्फस क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन या क्वार्ट्ज, तो ऑफ कोर्स उसको अमॉर्फस कहा जाता है। द टेम्परेचर बिलो द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सुपरकंडक्टर फॉल टू 0। ठीक है जी, ऐसा टेम्परेचर कब, जब 0 से नीचे हो जाए ना, अच्छा 0 से नीचे हो जाए, जब आपके पास 0 से नीचे हो जाए तो उस टेम्परेचर का क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर, लिमिटिंग टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आपको पढ़ाया था 11 का आपके पास आंसर क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द डायोड कंडक्ट्स ओनली, द डायोड कंडक्ट्स ओनली। देखें, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हम बड़ी अच्छी तरह, पूरा लेक्चर हमारा उस पर लगा हुआ है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, डायोड कंडक्ट ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट साइकिल, ओनली नेगेटिव हाफ साइकिल, बोथ हाफ ऑफ इनपुट साइकिल, या एनी वन हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल। तो इन हाफ वेव रेक्टिफायर द डायोड कंडक्ट्स ओनली पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट साइकिल। तो डायोड आपको पता है सिर्फ एक ही पॉजिटिव हाफ साइकिल पे वो करता है, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ, ओनली पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट साइकिल। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक साइड पे फॉरवर्ड बायस बनता है और एक साइड रिवर्स बायस बन जाता है, हम पढ़ के आ चुके हैं। MCQ नंबर 13 वो लिखता है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डिफरेंट मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नेचर ऑफ मेटल सरफेस, बोथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड नेचर ऑफ मेटल। अच्छा, हम फार्मूला पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का, किसके इक्वल होगा, HF माइनस इंफिनिटी के या थीटा के। तो आप देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है और आपके पास बोथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड नेचर ऑफ मेटल सरफेस, दोनों चीजें मौजूद हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डी होगा,
both frequency of incident light and nature of matter surface. MCQ नंबर 14 कहता है द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज, देखें फोटॉन मासलेस पार्टिकल है आपके पास, तो इसकी एनर्जी और मोमेंटम तो होती है लेकिन मास इसका कुछ भी नहीं होता, सो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक हो गया। MCQ नंबर 15 अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड बाय एटम्स, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, बॉन्ड स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, तो इसका आपके पास जो ऑप्शन है आपको पढ़ाया हुआ है लाइन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम लाइन्स हम पढ़ के आ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रॉन्स, फोटॉन्स, लेप्टॉन्स, म्यून्स, तो हमने पढ़ा था हाइड्रॉन्स, हम पढ़ के आ चुके थे। हाइड्रॉन्स आर क्वार्क्स सच एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्वार्क से मिलकर बनते हैं जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। आखिरी जो आपके पास एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 17, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट व्हिच हैज ओनली 1 hour 32 ऑफ द ओरिजिनल मास लेफ्ट आफ्टर इलैप्स्ड ऑफ 60 days, 60 दिनों के बाद आपके पास कितना वो बचेगा। जरा मेरी बात पे गौर करें, आपके पास 100% कोई आपके पास एलिमेंट मौजूद है, हमने उसको डिके कराया, हाफ किया, कितना बच गया, पहली हाफ लाइफ के बाद 50% को डिके कराया, कितना बच गया 25% को डिके कराया, कितना बच गया आपके पास 25 डिवाइड बाय 2 किया हमने, वो कितना बच गया 12.5%, 12.5 को डिके कराया, कितना बच गया 12.5 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6.25, 6.25 को डिके कराया विच इज इक्वल टू 13, आपके पास कितना आ जाएगा 3.215। ठीक हो गया। तो आपने कहा 1 over 32 कब बचता है, देखें आप इसको अगर इसका परसेंटेज मिलाएं तो ये बेसिकली कितना बनता है 1 over 32%, 1 2 3 4 5 हाफ लाइफें गुजरी हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच हैज ओनली 1 over 32, और 1 over 32 ओरिजिनल मास का वो बच गया है आफ्टर इलैप्स ऑफ 60 days, 60 दिनों के बाद, तो मतलब कितनी हाफ लाइफ गुजर गई 5 हाफ लाइफ। तो सिंपल सा काम करेंगे, 60 दिन डिवाइड बाय 5 करवा देंगे, 60 ओवर मतलब 60 आपके पास टोटल डेज थे, 5 हाफ लाइफ है आगे, 60 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 12 days, तो आपके पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है डी, इसको करेक्ट करेंगे। ये आपके सारे एमसीक्यूज मुकम्मल हो चुके हैं, आपके जो मॉडल पेपर में आए हुए थे। अब बच्चे इसके बाद बहुत से लोगों का सवाल है सर कि पेपर कैसा होगा, कैसा मुश्किल आएगा, आसान आएगा, फिजिक्स का पेपर कैसा होना चाहिए, आप इस पर थोड़ी सी रहनुमाई करें। बच्चे बात इतनी सी है, अब मीरपुर बोर्ड हो या फेडरल हो, दोनों में ना वो पुराने रवायती पेपर्स की चीजें नहीं रही कि आप सोचें कि आप रट्टे मारेंगे और रट्टे मार के आप चीजें सॉल्व आउट कर देंगे। फिजिक्स में याद रखिएगा सबसे ट्रिकी चीज आपका ऑब्जेक्टिव होता है, वो मैंने आपको पूरा मॉडल पेपर का बड़ा टफ ऑब्जेक्टिव आया हुआ था, वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब ऐसा है, जो मैंने स्कीम बनाई है, मेरी स्कीम मेरे जो वीडियो के स्टार्ट में नंबर्स आ रहे हैं, इन पे मेरा ग्रुप एजुकेशन विद हमजा के नाम से बना हुआ है, उसमें आप जाके स्कीम हार्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं, वहां पे पीडीएफ्स मौजूद हैं, आप मेरे किसी एडमिन को मैसेज करें, वो आपको इस पे रिस्पांस देके आपको स्कीम्स दे देगा। स्कीम्स बेसिकली बच्चे याद रखिएगा कि मॉडल पेपर्स को देख के बनाई जाती हैं, वल्लाहु आलिमुल गैब समावाति वल अर्द, गैब सिर्फ मेरे अल्लाह की जात जानती है, उसके अलावा हम बंदों में से किसी को कोई नहीं पता होता, बस ये एक अल्लाह की कुदरत है, हम आपको कोई बताते हैं और अल्लाह इज्जत रखने वाला है कि वो चीज पेपर में अपीयर अभी तक तो हो रही है। ठीक है। अब हमारे ग्रुप में नहीं है, वीडियो के स्टार्ट में हमारा नंबर आता है, उस पर मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपका 100% पेपर वहां से निकलेगा। अब आ जाते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन की जो पॉसिबल पेयरिंग स्कीम है, जो अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर जो चीज हमें नजर आ रही है, वो हमें ये नजर आ रहा है कि पहले और 9वें का उसने पेयर बनाया हुआ है, दूसरे और तीसरे का पेयर है, चौथे और 5वें का पेयर है, और आपके पास 8वें और 10वें का पेयर है। मीरपुर फेडरल के लिए तो ये चीज वैलिड हो सकती है कि यार यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं आया हुआ, शॉर्ट में तकरीबन 3 से 4 न्यूमेरिकल भी आएंगे, लेकिन लॉन्ग के लिए फेडरल ने अपनी मॉडल पेपर में कोई न्यूमेरिकल नहीं डाला। दैट डजंट मीन कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा, एक आध न्यूमेरिकल फिर भी आएगा। न्यूमेरिकल ना डालने की वजह कि न्यूमेरिकल की कद काट 3 नंबर की तो हो सकती है, लेकिन न्यूमेरिकल आपके पास 6 नंबर में, 4 नंबर का हो सकता है, लेकिन 6 नंबर में न्यूमेरिकल कहाँ फिट आएगा, एक सोचने की बात है। अब ऐसा है कि आप लोग जो पहले चैप्टर से लॉन्ग हर बंदा करे, लाजमी करे, 4 लॉन्ग्स कॉल आउट करूंगा दिसला, फिर इसके बाद आपने करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स और एनर्जी स्टोरेज। ये बड़े अच्छे लॉन्ग है,
ठीक है, इसमें कोई कुलम शुलम भी है, लेकिन वो आप उसको इतना अच्छा इतना पक्का ना करें। ये 4 लॉन्ग आप में से हर बंदा करे। वो पहले का पेयर नोमे के न्यूमेरिकल के साथ बनाता है या नोमे के साथ बोर की डेरिवेशन के साथ बनाता है, जहां मर्जी जाए, बट आप पहला चैप्टर एक लॉन्ग आपका पक्का हो जाएगा इन लॉन्ग क्वेश्चन में से, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको कॉल आउट किए जा रहे हैं। फिर दूसरे तीसरे में अगर वो जोड़ा बनाता है, दूसरे तीसरे का पेयर बनाता है, तो आपको रिकमेंडेड ये कि आप दूसरा चैप्टर करें, इजी है, किरचॉफ के रूल्स हैं। सबसे तगड़ा जो लॉन्ग है ना, इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग है जिसको हम लॉन्ग कहते हैं, वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। दूसरे चैप्टर में व्हीटस्टोन ब्रिज एंड देन पोटेंशियोमीटर वगैरह देख के आ जाइएगा। बाकी वहां पे कोई इतना कुछ तगड़ा लॉन्ग नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में है इंपॉर्टेंट लॉन्ग फोर्स ऑन करंट के। अगर आपको दूसरे तीसरे का पेयर बनता है तो तीसरे के आप लॉन्ग बेशक मत करें, तीसरे के लॉन्ग करने की फिर आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आप करते हैं तो फोर्स ऑन चार्ज कैरिंग कंडक्टर आ जाता है। फिर इसके अलावा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ है, चार्ज टू मास रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास गैल्वानोमीटर है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आएंगे। चैप्टर नंबर 4 से हम करेंगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर और जनरेटर तो उस बगैर मैं कहता हूँ पेपर मुकम्मल नहीं होगा, ना फेडरल का और ना ही मीरपुर का। ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ऐसी जनरेटर आपके पास है। फिर म्यूचुअल सेल्फ की बात, वो भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर नंबर 5 पे है, बहुत अच्छा बहुत तगड़ा चैप्टर है। अगर आपके पास चौथे पांचवे का जोड़ा बन रहा है तो आप चौथे को उठाएं, पांचवे पे मत जाएं। पांचवे पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसमें सबसे तगड़ी जो आपके पास लॉन्ग है वो मैक्सवेल इक्वेशन है, कहीं ना कहीं मौजूद है पेपर में इंशाल्लाह। फिर इसके बाद रेजोनेंस वाला टॉपिक इन आरएलसी सर्किट, एसी थ्रो कंडक्टर इंडक्टर वगैरह, वो इजी सी चीजें हैं, उनको देखिएगा। चैप्टर नंबर 6 से आपने कौन से लॉन्ग करने हैं, तो 6 से मैं आपको सिर्फ बैंड थ्योरी रिकमेंड करूंगा। एनर्जी बैंड थ्योरी और हिस्टैरिसीस लॉस पढ़ लें। चैप्टर नंबर 7 से रेक्टिफिकेशन, ट्रांसफार्मर एज एन एम्पलीफायर और स्विच, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 7वें चैप्टर के। 8वें में आप आएंगे तो कॉम्पटन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरफ ही जाना है, उसको इतना ज्यादा डीप लेके जाए। चैप्टर नंबर 9 आपको बता दिए गए कि बोर की डेरिवेशन ये हैं, और चैप्टर नंबर 10 में हाफ लाइफ वगैरह। लेकिन आपको रिकमेंडेशन ये है, आप फिर मैं आपको अगर बोलूं कि 4 चैप्टर आप कौन से पक्के करें, तो आप पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और एक आप 8वां चैप्टर कर लें या 7वां कर लें। 7वां से ज्यादा बेहतर है 8वां करें, तो इंशाल्लाह आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन कवर अप हो सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ने चाहा। और लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम भी लगी हुई है, मेरे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ भी लगी हुई है, आप वो तैयार करेंगे इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपका 100% पेपर मेरे बताए हुए क्वेश्चन से कवर अप हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।